जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम गुरु विद स्टडी प्लेटफॉर्म पर। भैया आज हम पढ़ते हैं 10 जून के करंट अफेयर्स को। करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में के फ़ोन नामक अपना इंटरनेट शुरू किया गया है? तो यह के फ़ोन नामक किस राज्य में अपना इंटरनेट सेवा शुरू की गई है? तो ये केरल राज्य में शुरू की गई है। हमारा ए बी ऑप्शन इज ए करेक्ट है, यानी के फन नामक अपना इंटरनेट सेवा केरल राज्य में शुरू की गई है। हमारा बी ऑप्शन इज ए करेक्ट है। हाल ही में केरल में गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों के लिए के फन योजना को मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रत्येक व्यक्ति के इंटरनेट यूज करने के अधिकार को लेकर केरल के फन केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क योजना 2020 में लॉन्च किया गया था। रिलायंस की सहायता से सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट गुजरात के हजीरा में लगाया गया। हर घर फाइबर योजना बिहार में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा भारतीय राज्य डोर टू डोर कचरा संग्रह का पृथक्करण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक विशेष अभियान को शुरू करने की योजना बना रहा है? तो कौन सा राज्य भैया बना रहा है डोर टू डोर कचरा संग्रह और पृथक्करण के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए? इस अभियान को भैया कौन सा राज्य ने शुरू किया है? तो हरियाणा राज्य ने शुरू किया है। हमारा ए ऑप्शन इज करेक्ट है। हरियाणा राज्य जून 2023 में डोर टू डोर कचरा संग्रह पृथक्करण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस विशेष अभियान की शुरुआत की है। हरियाणा डोर टू डोर कचरा संग्रह और पृथक्करण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक विशेष अभियान की शुरुआत करेगा। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा है, यह राज्य के हर शहर में स्वच्छ शहर सुरक्षित शहर के बदलने में सरकार निरंतर प्रयास में हिस्सा ले रही है। डोर टू डोर कचरा संग्रह पृथक्करण को निपटाने के महत्व को रेखांकित करते हुए यूएलबी मंत्री ने अधिकारियों और मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में स्वचालित उड़न टैक्सी का पहला परीक्षण किया है? तो हाल ही में इजरायल ने स्वचालित उड़न टैक्सी का पहला सफल परीक्षण किया है। इजरायल ने जून 2023 में पहली स्वचालित उड़न टैक्सी का पहला परीक्षण किया है। इजरायल ने सार्वजनिक परिवहन के लिए स्वचालित ड्रोन का परीक्षण शुरू कर दिया है। ड्रोन यातायात भीड़ को कम करने के लिए इजरायल को राष्ट्रीय ड्रोन पहल का हिस्सा है। ऑटोनॉमस इलेक्ट्रिक्स वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग विमान का परीक्षण किया जा रहा है। इसका उद्देश्य ट्रैफिक जाम को बाईपास करना, भीड़भाड़ को कम करना। पहला सरकारी संस्थाओं देश में नागरिक विमानन प्राधिकरण के बीच में एक साझेदारी है। पहल के पहले चरण के दौरान जो 2022 तक चला और छोटी कार्गो उड़ान पर ध्यान केंद्रित किया गया। परीक्षण में 60 बिलियन शेकल यानी 16 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश किया गया है। वर्तमान चरण में उद्देश्य पेलोड क्षमता को और सीमा को बढ़ाना है, साथ ही साथ आकाश में हवाई मार्ग की प्रणाली का विकास करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मंझगांव डाक शिप बिल्डर्स ने डीजल पनडुब्बी के निर्माण के लिए किस देश के साथ में समझौता किया है? ये पॉइंट इसे हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, क्योंकि ये भी हाल ही में चर्चा में था कि पनडुब्बी के निर्माण के लिए कौन से देश ने भारत के साथ में साझा किया है। तो मंझगांव डाक शिप बिल्डर्स ने डीजल पनडुब्बियों को निर्माण करने के लिए किस देश के साथ में समझौता किया है? तो भैया जर्मनी ने समझौता किया है। हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट है। मंझगांव डाक ने जून 2023 में डीजल पनडुब्बियों के निर्माण के लिए जर्मनी के साथ में एक समझौता किया गया है।
थ्रिक्सन ग्रुप एजी के जर्मनी के समुद्री शाखा और भारत के मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने भारतीय नौसेना के 6 पनडुब्बी निर्माण के लिए अनुमानित 5.2 बिलियन की परियोजनाओं को संयुक्त रूप से बोली लगाने की संभावना किया गया है। हिंद महासागर में प्रभावी ढंग से गश्त करने के लिए भारत के पास भी न्यूनतम 24 पनडुब्बी की आवश्यकता है, लेकिन वर्तमान समय में भारत के पास में 16 पनडुब्बी हैं, जिसमें कुछ पनडुब्बी पुरानी हो चुकी हैं, जिससे हिंद महासागर में गश्त करने के लिए भारत को 24 पनडुब्बियों की आवश्यकता है। इस बेड़े में से 6 हाल ही में निर्मित जहाज़ों के अलावा बाकी 30 साल से भी अधिक पुरानी पनडुब्बी हो गई हैं। आने वाले वर्षों में डिकमिशन्स किए जाने की संभावना है। प्रारंभिक समझौते पर रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस की उपस्थिति में हस्ताक्षर किया गया है। तो जर्मनी और भारत दक्षिणी एशियाई देश में डीजल पनडुब्बी निर्माण के लिए एक समझौते पे पहुंचे हुए हैं, क्योंकि यूक्रेन में रूस के लंबे समय तक युद्ध ने नई दिल्ली को अपने शीर्ष आपूर्तिकर्ता मॉस्को के परे सैन्य हार्डवेयर के अपने स्रोतों का विस्तार करने के लिए प्रेरित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के सत्याग्रह के स्मारक के लिए भारतीय नौसेना ने कौन सा फ्रंट लाइन युद्धपोत डरबन का दौरा कर रहा है? तो भैया भारतीय नौसेना का कौन सा फ्रंट लाइन युद्धपोत डरबन का दौरा कर रहा है? तो INS त्रिशूल महात्मा गांधी के सत्याग्रह के 130वीं जयंती के स्मारक पर भारतीय नौसेना का INS त्रिशूल युद्धपोत डरबन का दौरा कर रहा है। तो भैया हमारा ए ऑप्शन इज करेक्ट है। भारतीय नौसेना महात्मा गांधी के सत्याग्रह के 130वीं वर्षगांठ मनाई गई। रंग भेद के खिलाफ संघर्ष के शुरुआत में 130 साल पूरे होने के मौके पर भारतीय नौसेना डरबन में पहला रेलवे स्टेशन पीटर मैट्रिसबर्ग के एक स्मारक कार्यक्रम में भाग लेगी। INS त्रिशूल भारतीय नौसेना के एक अग्रिम पंक्ति का युद्धपोत 6 से 9 जून 2023 तक पीटर मैट्रिसबर्ग रेलवे स्टेशन पर 7 जून 1893 की घटना की 130वीं वर्षगांठ मनाने के साथ साथ भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में राजनयिक संबंधों की बहाली के 30 साल पूरे होने पर डरबन का दौरा कर रहा है। INS त्रिशूल की डरबन यात्रा से भारतीय नौसेना की आज़ादी के साथ का अमृत महोत्सव उत्सव भी जारी है, जिसमें भारत में स्वतंत्रता संग्राम को आकार देने वाले महत्वपूर्ण क्षणों का जश्न मनाया गया। डरबन में अपनी यात्रा के दौरान जहाज पीटर मैट्रिसबर्ग रेलवे स्टेशन पर एक स्मारक कार्यक्रम में भाग लेगा, जिसमें महात्मा गांधी की लिफ्ट पर पुष्पांजलि अर्पित करेगा और INS बैंड द्वारा एक प्रदर्शन शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के साथ ग्रिड कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए श्रीलंका द्वारा निर्धारित लक्ष्य वर्ष क्या रखा गया है? तो ग्रिड कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए श्रीलंका भारत के द्वारा 2030 तक लक्ष्य रखा गया। हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट है। श्रीलंका 2030 तक ग्रिड के माध्यम से भारत के साथ ऊर्जा को एकीकृत करेगा। श्रीलंका 2030 तक भारत के साथ ग्रिड कनेक्टिविटी के साथ में क्षेत्रीय ऊर्जा एकीकरण हासिल करने के लिए तैयार है। श्रीलंका का विशाल नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता और ऊर्जा केंद्र बनाने के लिए त्रिकोणमिति की क्षमता, दोनों देश आगे सहयोग को बढ़ावा देने के लिए नवीनीकरण ऊर्जा ढांचे पर आपस में रूप से सहमत हुए हैं। यह एक एकीकरण क्षेत्र में ऊर्जा सुरक्षा को आर्थिक विकास में बढ़ाने के लिए मदद करेगा। परियोजना राज्य द्वारा संचालित सिलोन बिजली बोर्ड द्वारा कार्यान्वित की जाएगी। विश्व बैंक परियोजना के लिए आवश्यक तकनीकी पहलुओं और व्यापार मंडल को समझने के लिए राज्य द्वारा स्वचालित सिलोन बिजली बोर्ड की सक्रिय रूप से सहायता में रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन के लिए ऑल इंडिया लिमिटेड के साथ में समझौता किया है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन के लिए ऑल इंडिया लिमिटेड के साथ में समझौते पर हस्ताक्षर किया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ऑल इंडिया लिमिटेड के साथ में एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। राज्य सरकार 2009 में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है और उपयुक्त विकल्पों की तलाश कर रही है। यानी प्लास्टिक के लिए प्रतिबंध लगाया गया और उसके स्थान पर दूसरे विकल्प की तलाश की जा रही है। सरकार शासन में प्रौद्योगिकी और एकीकृत करने की ध्यान केंद्रित कर रही और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान CPRI, शिमला में हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड HPSPCB द्वारा आयोजित पर्यावरण हैकाथन की अध्यक्षता की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिपाझार असम में पूर्व ऐतिहासिक ढालपुर शिव मंदिर का उद्घाटन किसने किया है? तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा किया गया है इसका उद्घाटन। असम में के मुख्यमंत्री ने जून 2023 में सिपाझार के पूर्व ऐतिहासिक ढालपुर शिव मंदिर का उद्घाटन किया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ड्रांग जिले में सिपाझार राजस्व मंडल में 5000 साल पुराने ढालपुर शिव मंदिर के पूर्व ऐतिहासिक स्थानीय भवन का उद्घाटन किया है। पिछले साल के अतिक्रमण के दौरान इसे पुनः प्राप्त करने के बाद में मंदिर का प्राचीन गौरव पुनर्स्थापित किया गया है। परियोजना को गरु खूंटी परियोजना के रूप में जाना जाता है। यह असम के लोगों के गौरव से जुड़ी है। हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व वाली असम सरकार ने सितंबर 2021 में ऐतिहासिक ढालपुर शिव मंदिर का अतिक्रमण को हटा दिया था। सैकड़ों बांग्लादेशी मूल के मुस्लिम परिवारों को मंदिर परिसर से बेदखल कर दिया गया था, जिन पर उन्होंने 70 के दशक से अंत तक कब्जा किया हुआ था। कम्युनिकेशन जोन में मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो कर्नल सुचिता शेखर बनी हुई हैं। मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी हुई हैं। तो कर्नल सुचिता शेखर कम्युनिकेशन जोन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी हैं। कम्युनिकेशन जोन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट बटालियन पूरी तरह से संचालित उत्तरी कमान के आपूर्ति श्रृंखला के रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। रक्षा प्रमुख चीफ ऑफ डिफेंस कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान हैं। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी हैं। तो नौसेना प्रमुख भैया कौन है? तो एडमिरल R हरि कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो भैया विश्व महासागर दिवस हर वर्ष 8 जून को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है महासागरों के महत्व को, समुद्री संसाधनों को संरक्षण और संरक्षण के महत्व के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाना है। जून माह के प्रमुख दिवस के बारे में देख लेते हैं। तो 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। 2 जून को भैया तेलंगाना स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है और 3 जून विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है और 7 जून विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और भी 8 जून मनाया जाता है विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन भी देखते हैं, हाल ही में कितने देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में चुने गए हैं? तो हाल ही में भैया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में 5 देश चुने गए हैं। अब उनके बारे में जान लेते हैं।
हाल ही में अल्जीरिया, गुआन, कोरिया गणराज्य, सिएरा लियोन और स्लोवेनिया को 2 साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। सदस्य के बारे में जान लेते हैं। सुरक्षा परिषद के कुल भी सदस्य 15 होते हैं। 5 स्थायी सदस्य होते हैं जिनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होता है, और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई थी। यह संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। 5 अस्थायी सदस्य के बारे में जान लेते हैं। चीन, रूस, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, जिन्हें सामूहिक रूप से प्रमुख सदस्य के रूप में जाना जाता है। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। तो भैया आज के हमारे सारे फैक्ट और क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।